अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3 इश्यूज़ पर मैं बात करूंगा उसमें सरे फहरिस्त इमरान खान की बरीयत है और दूसरा मामला वो काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस मुनीब अख्तर उनके दरमियान जो मुँह मारी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा इशू जो है जो बहरिया टाउन की तरफ से जारी फहरिस्तें हैं उन पर हम बात करेंगे। तो नाज़रीन, इमरान खान से शुरू कर लेते हैं। आज PTI के लिए बड़ा एक फ़तह का दिन है उनके लिए। वैसे रोज़ाना ही फ़तह है, नफसियाती तौर पे वो ज़्यादा इस टाइम स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं, ख़ास तौर पे 8 फरवरी के बाद। और साथ उन्हें अदालत से भी काफ़ी फ़तह मिल रही है। तो जो साइफ़र केस आया है, साइफ़र केस में बरीयत हुई है, उस पर तो आज वो लुड़ियाँ मार रहे हैं। अब सवाल ये है कि मेरे लिए अलबत्ता इसमें कोई हैरानगी वाली बात है। यानी कि 2-3 इशूज़ हैं। यानी कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं। एक तो ये है कि इमरान खान को 10 साल के लिए सज़ा हुई थी। वो सज़ा जो है वो 10 साल तक मुख्तलिफ अंदाज से होती हुई पहुंची थी, जिसमें कोई एक सज़ा है जो कोई ऑफेंस है जिस पे 10 साल की सज़ा होती है जी, कि कोई जो है ऐसे कोई किसी बिरून मुल्क को फ़ायदा हुआ है या किसी साजिश में मुलव्वस है इंटरनेशनली या मुल्क के ख़िलाफ़। जो दूसरा ये है कि साइफ़र को अनऑथोराइज्ड उसका डिस्क्लोजर, उसको लीक करना, अवाम में बयान करना या आप साइफ़र लेकर वापस ना करना, ये भी चीज़ें हैं। अब अदालत ने जो फ़ैसला किया है उसमें कई लोग जो हैं वो कहते हैं जी असल में जी वो अदालत में मामला जो ट्रायल कोर्ट है उसने उजलत में सारा फ़ैसला किया था, तो लिहाजा जी आई होना सी। अब यह है कि जो चीज़ लोग महसूस नहीं करते वो ये है कि ये सज़ा भी मुअत्तल नहीं हुई कि वो अदालत को फ़ैसला केस सुनना शुरू होगी। ये सज़ा जो है वो उनको बरी कर दिया गया है, यानी कि हाई कोर्ट लेवल पे उनको बरी कर दिया गया। एक तो ये तरीका था कि जी फ़ैसला ठीक नहीं हुआ जी, अदालत ने उजलत का मुजाहरा किया है तो केस को रिमांड बैक किया जाए जी कि उसको दोबारा सुना जाए। ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मामला सिर्फ यही नहीं था कि इमरान खान के इस केस की वजह से पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, होता यह है कि जो कानूनी अंदाज़ है या जो अदालत में चीज़ें पेश होती हैं उसमें नुकसान को साबित करना पड़ता है, जो कि आम तौर पे हर दफ़ा वो उसके एक टेंजिबल शक्ल में नहीं मिलता। अगर एक बंदा है वो मेरे साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेता है, वो बाद में मुझे मिलता नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं अटेंड करता, तो उसने मुझे लिख कर तो नहीं भेजना कि कोई एक नोटिस तो नहीं भेजना कि मैं आइंदा आपके साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर रहा हूँ, या वो मुझे एक बुरे वक्त में पहले सपोर्ट करता था, बाद में उसने मेरे से हाथ खींच लिया, तो उसको लिख कर देने की तो ज़रूरत नहीं होती ना। तो अब यह है कि इस तरह की चीज़ें तो आप अदालत में पेश नहीं कर सकते, ना ये एज एविडेंस आ सकती हैं। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ज़रूर ऐसी आई कि जिसमें वजारत खारजा के अफसरान ने जो अपनी कम्युनिकेशन का अमरीका से के साथ कम्युनिकेशन का हवाला दिया कि जब ये इमरान खान ने साइफ़र लहराया गया देखो, तो उस पर जो है ना अमरीकियों ने कहा कि एक तो हमें दिखाया जाए ये क्या चीज़ लहरा रहा है, और दूसरी चीज़ उन्होंने ये कहा कि आपने जो हरकत की है आपके वज़ीर-ए-आज़म ने, उसके बाद आप ये चाहते हैं कि हम ऑफ दी रिकॉर्ड भी कि कोई चीज़ें जो भी करें हम पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें, हम आपके साथ एक ऑफ कैमरा बैठकर कोई बात ना किया करें। होता यही है ना कि आपके बहुत सारे दोस्तों में भी ताल्लुकात हैं कि आपने गिला शिकवा जो है वो हर एक से तो डिस्कस नहीं करते, आपस में करते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह है कि आप इस चैनल को भी ख़त्म करना चाहते हैं। तीसरी उन्होंने ये भी वजारत खारजा के लोगों ने लिखा, उन्होंने कहा जी कि जो ही ये मामला हुआ है तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी दिन हम रब्ता करते थे, वो जवाब नहीं देते थे। हम फॉर अ मोमेंट इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, ठीक है, कि इससे कोई नुकसान हुआ है। नुकसान का अगर वैसे पता करना हो तो आप ज़रा कोई चाइना को भी दरमियान में इन्वॉल्व कर लें, सऊदीया वालों को भी कर लें, बाकियों को भी कर लें कि जो इमरान खान के टाइम पर वो कितना खफा थे और किस किस बात पर खफा थे। अब जो है इनकी अदालत में इन चीज़ों को पेश तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इनको वैसे ही छोड़ रहे हैं। हम कहते हैं जी कि ठीक है, यानी कि 10 साल वाली जो सज़ा है वो साबित करना हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल काम था फॉर वट एवर रीज़न। लेकिन क्या इमरान खान ने साइफ़र वापस किया? इमरान खान ने साइफ़र वापस नहीं किया। ये भी, इसकी भी 2 साल सज़ा होती है। साइफ़र का कंटेंट उसको लहराना, उससे पढ़कर सुनाना, ये भी, यानी कि आप एक क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है, मैं उधर ऊपर से नहीं पढ़ता, मैं वैसे जो है मैं बता देता हूँ जी कि मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा है और उसमें ये चीज़ें लिखी है, तो वही चीज़ है। अब जो इस तरह का अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर है उसकी भी सज़ा है, यानी कि मैं इस पे चीज़ पे नहीं जा रहा कि वो डिस्क्लोज करने से नुकसान क्या हुआ है, मैं उसको बोलने पढ़ने की हद तक बात कर रहा हूँ। ये तीसरा कि उसको आप बेहतियाती के साथ
यानी कि हैंडल करना, इस पर भी 2 साल की सज़ा है। हम समझते हैं कि ये जो 3 ऑफेंस मैंने आपको बताई हैं, हम इनकी 6 साल सज़ा भी नहीं मांग रहे। मैं कहता हूँ कि इस पे अगर हम इन सब को एक ही तस्वर कर लिया जाए जी कि इन पर 2 साल बनती है, वो भी नहीं हुई। ये साइफर जो है, कई लोग ये कहते हैं जी कि वो जी ये साइफर जो है वो तो बाकियों के पास भी गया था, उन्होंने तो वापस नहीं भेजा। जी आर्मी चीफ के पास गया था, जो नहीं बताते आईसी चीफ के पास भी गया था, ये नहीं बताते कि सदर के पास भी गया था, ये नहीं बताते कि आर्मी चीफ के पास, चीफ जस्टिस के पास भी गया हुआ था। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ कोई ऐसी साजिश हो रही थी कि जो साइफर जो है वजारत हारजा भी सबको इतमाद में ले रहा था कि भाईजान होने तो अमरीका का हुक्म है, उन सानू सारे मनना बने। ये बात आपको कभी इमरान खान ने भी नहीं बताई होगी कि उसके सदर के पास भी साइफर गया हुआ था। तो अब ये कहते हैं जी कि बाकी जगहों पर भी साइफर लेट आया था, सिवाय एक जगह से इमरान सदर की से साइफर जो है वो टाइम पर आया था जी, बाकियों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ। चलो जी, बाकियों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, बाकी जो लोग हैं, क्या ये वो लोग हैं कि जो जाके उन्हें जड़ा है वो एक टूटे भांडे की तरह उन्होंने जाके शोर डाल दिया था कि हम जो है नहीं कि हमें ये पता चला हो तो की दसा मैं दस नहीं सक रहा। ये तो नहीं हुआ था, किसी ने कोई इस तरह जाके कोई लहराया नहीं था, या किसी ने ये तो नहीं कहा था कि लेट्स प्ले विद इट। जिसने उसके साथ प्ले किया, अब जो है आपने मजीद उसको स्क्रूटनाइज किया। हम इस बात को भी फॉर अ मोमेंट रद्द करते हैं। हम समझते हैं जी कि हुकूमत जो है उसने एक बदनीति शामिल थी, लेकिन क्या इमरान खान जो है वो नेक नीति के साथ साइफर फैला रहा था हर जगह पे, या उसकी अपनी मर्जी की तशरीह, उसकी तशरीह के साथ वजारत हारजा के लोग जो कि उस एरिया के एक्सपर्ट थे। इमरान खान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होना तो हर बात का एक्सपर्ट होना नहीं है ना, उसकी एक लोगों की महारत पर उनकी भी रिलायंस होती है ना, जो आपको एडवाइस कर रहे होते हैं लोग। तो वो तो जो इस चीज़ के एक्सपर्ट थे वो उसको उस अंदाज में उसकी तशरीह कर नहीं रहे थे जो इमरान खान कर रहा था। लेकिन जो एक फौजदारी केस होता है उसमें बदनीति की बुनियाद पर फैसले नहीं होते, ना बदनीति की बुनियाद पर वो केस जो है वो डिसमिस हो जाता है जी केस में चूंकि बदनीति शामिल थी। क्योंकि अगर हम बदनीति हुकूमत की तलाश करेंगे तो हमें इमरान खान की भी बदनीति आती है, एविडेंस की बात आती है। तो मैंने आपको कहा कि इसमें और कुछ ना होता तो कम से कम इसकी 2 साल सज़ा बननी थी हर सूरत में। वो क्यों नहीं बनी, ये हम जो है तफसीली फैसला पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा कि अदालत ने किस बुनियाद पर उन चीज़ों को इंटरटेन नहीं किया। तो बाकी ये है कि जो आगे मामला इसी से एक रिलेटेड मामला है, वो आज उधर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। उधर जो पीटीआई की मखसूस नशिस्तें हैं उनका मामला चल रहा था, और उस पर जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी रिमार्क्स दिए, जिससे जो कोई जो पीटीआई के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हुए, या जो बाकी लोग हैं जो जजेज़ हैं उनके भी जो रिमार्क्स हैं कोई बैन बैन थे। अब ये है कि ये चीज़ें मामला तो चल रहा था, लेकिन इस दौरान जो है कोई एक काजी साहब जो हैं वो भी दरमियान में बोल पड़े। हालांकि चाहिए तो ये था कि या तो काजी साहब बिल्कुल खामोश रहते हों, जब बोलते हैं बाकी लोग रिमार्क्स दे रहे हैं तो आप उनको भी उनको देने देते। लेकिन उस दौरान जो है वो कोई जस्टिस मुनीब है, उन्होंने भी कोई पहले रिमार्क्स दिए हुए थे। तो काजी साहब ने जो इनके पीटीआई के वकील हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं, हम अपना फ़ैसला कर लेंगे, यानी कि आपको सुनने के बाद। तो मैं आगे वो एक ना वाक़या बयान कर रहे हैं कि मैं एक बार अदालत पेश हुआ तो कहा था आप अगर फ़ैसला कर चुके हैं तो मैं अपना केस ख़त्म करता हूँ। बाज़ का तेरी रिमार्क से ऐसी बू आती है ना कि अदालत एक माइंड बना चुकी है। तो वो कहते हैं कि मैं एज अ वकील अगर एक जगह पर पेश हुआ जब, तो मैंने उन्हें कहा जी कि अगर तो तुम फैसला कर लिया तो मुझे तो बोलने की लोड़ को नहीं है, ठीक है, तो आप अपने दलाइल नहीं देंगे तो मुझे क्या समझ आएगी। ये वो वकील को कह रहे हैं कि आप अपने दलाइल दें तो तब हमें समझ आएगी कि केस क्या है। कि और फिर यह है कि हमने फैसले में आपकी जानब से लिखना भी है कि उनके ये दलाइल थे, तो असी अगर अपने रिमार्क्स देंदे रहे तो तुहानू तो गल करने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि उनका मेरे ख्याल शायद को बैन सतूर ये भी मतलब होगा कि कई लोग जो हैं वो आपके हक में वैसे ही दलाइल दे रहे हैं, लेकिन आप भी तो कोई दलाइल दें। तो ये जो है इस पर जो है जो जस्टिस मुनीब हैं उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। फुल कोर्ट में हर जज को सवाल पूछने का हक है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फैसल साहब आगे बढ़े, मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा था। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान तस्लीम नहीं किया जा सकता। अब यह है कि जस्टिस मुनीब और जो जस्टिस काजी फायज़ हुसैन के दरमियान मसला क्या है। मसले तो पुराने चल रहे हैं, बेसिकली ये जो 2 फ़िरके बने हुए हैं उधर अदलिया में। काजी साहब का तो है अलग से फ़िरका है, यानी कि पहले तो ये था कि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल है वो एक फ़िरका है साकबिया के साथ उनका ताल्लुक़ था।
तो उनके जो लोग हैं वो सारे एक तरफ होते थे। अब काजी साहब जो हैं बाज़ गात उनके लोग जो हैं कोई इधर निकल जाते हैं कभी उधर निकल जाते हैं, काजी साहब भी देखते रहते हैं कि मैं कल्ला माँ या मेरे नाल ही को मेरे भी मुझे इमाम मानते हैं या कि मैं भी इन्हीं के साथ हूँ। तो अब ये है कि लेकिन जो मुनीब अख्तर साहब हैं ये समझे जाते हैं कि दूसरे फ़िरके के हैं, यानी कि दूसरे ग्रुप के, कि जो एक प्रो इमरान खान और या दूसरे अंदाज में जो साकब निसार और जो उनके आगे फॉलोअर हैं, यानी कि ये वो सोच के मालिक हैं। तो पहले उनको ये भी गुस्सा है कि उनके जो दो साथी हैं वो निकल गए, जो नकवी साहब हैं या दूसरे जो एजाजुल एहसन हैं उनको भी जो इन्होंने भगा दी है, अगरचे वो रिज़ाइन तो ख़ुद ही देखे गए हैं। अब मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो पीछे बचे हुए हैं, उनके खैर यानी जो सीनियर मोस्ट हैं उस ग्रुप के दूसरी तरफ से, तो वो बचे हुए हैं। तो आज उनको भी एक मौका मिल गया और उन्होंने भी जो है ना काजी साहब को दबा दिया फिर। तो अब ये चीज़ आगे किस तरह कवर होगी ये आने वाले दिनों में देखना होगा। मुझे लगता है कि काजी साहब ने किसी तरह को स्ट्राइक बैक करना है, तो लेट्स सी, यानी कि अब वो भी मौके के इंतज़ार में बैठेंगे कि हमने क्या करना है आगे। जो है ना हम अपने एक सबसे जो पसंदीदा टॉपिक, आपके पसंदीदा टॉपिक की तरफ आते हैं कि आजकल जो है बैरिएटोन की फरिश्तें जो हैं वो दोबारा से गर्दिश करना शुरू हो गई हैं जी, कि साढ़े बंदे जे जिन्होंने उसी मीडिया पैसे देने हैं और फ़लाँ जो है उसका ये बैंक अकाउंट में इतने पैसे भेजे गए, फ़लाँ को 2 कनाल दिए गए, फ़लाँ को 3 कनाल दिए गए। अब यह है कि जो लोगों को पैसे दिए गए हैं, मैं एक तो इसको तौहीन समझता हूँ, कई लोग जो हैं वो उससे भी ज़्यादा अमीर हैं और उनको जो है ना कम शो किया गया, और कई लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में मेरा अगर इख्तलाफ भी हो उनके साथ, तो मैं समझता हूँ कि वो फाइनेंशियली करप्ट लोग नहीं हैं। अब यह है कि मैं नाम किसी का इसलिए नहीं लेना चाहूँगा कि अगर मैं कोई 2 का नाम ले दूँ कि जी ये जो 2 लोग हैं इनकी तो मैं गवाही दे सकता हूँ, तो बाकी को 4 और आ जाएंगे, उन्हें क्या कि यार तू साडा भी अगर जिक्र कर देंदा या तू सानू करप्ट समझ रहे हैं, तो लिहाजा मैं नाम तो किसी का नहीं लूँगा। लेकिन बात यह है, पहली बात तो यह है कि ये जो लिस्ट है ये कोई मेरे ख्याल है कि हमें भी जो है ना हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं जब से ये लिस्ट सर्कुलेट होना शुरू हुई है। कम से कम कोई इसको ना मेरे ख्याल है कि कोई 10-12 साल हो गए हैं। जब को मलिक साहब का कोई केस आता है तो उस टाइम ना ये लिस्ट जो है ना को सर्कुलेट होती है। तो ये जो बनाने वाला है ना ये कोई बड़ा क्रिएटिव आदमी है, काश हमें उसके नाम का पता हो कि उसका काम जो है ना अमर हो गया है कि ये जो है ना एक होता है ना बेस्ट सेलिंग जो बुक्स होती हैं, इसी तरह ये बेस्ट सेलिंग या बेस्ट सर्कुलेटेड लिस्ट है कि जो अक्सर चल रही होती है। क्या मलिक साहब जो हैं उनसे लोगों का लेन देन है? मलिक साहब ख़ुद कहते हैं जी कि मैं वो फ़ाइलों को पहिए लगाता हूँ। तो मलिक साहब जो हैं उनके पास काफ़ी है देने के लिए, और ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास जिसको डील कर रहे होते हैं उनके पास ज़्यादातर होता क्या, उनको ये होता है कि उसको को घर का कह देना कि यार थोड़े को कार को मज़े का नहीं आया, यानी कि मैं आपको ना एक विला देता हूँ या आप आएँ ज़रा उधर पहाड़ी पे एक घर जो है ना आप उधर बनाएं, या हमारा गॉफ सिटी है तो उसके सामने जो है ना एक बड़ा अच्छा व्यू है, ज़रा आएँ किसी दिन वो देखेंगे। तो बंदा वैसे ही ललचा जाता है। बल्कि मेरी जो है ना एक दफ़ा मलिक साहब से एक मुलाकात भी हुई थी, तो पुरानी बात है, तो मैं सोच रहा था जी कि मलिक साहब के बारे में कहते हैं जी कि मलिक साहब जो हैं वो ऐसी कीमत लगा देते हैं कि कोई बंदा रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो मैं इमेजिन ही कर रहा था, मैं हर एक और मेरे सीनियर जर्नलिस्ट थे उनके साथ हम दोनों मिलने गए थे, कोई पुराना वाक़या, कोई किसी इशू पर हम उनसे डिस्कस करने गए थे। तो मैं ये सोचता रहा कि अगर मलिक साहब ने लगा दी कोई कीमत तो साडा बनेगा कि असी तोड़ के जा सकते हैं या नहीं। तो लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत दे, कई लोगों को अल्लाह ने हिम्मत भी दी हुई है कि वोट कर चले भी जाते हैं। और मलिक साहब को कीमत लगाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है कि ये जो है यानी कि हमारा अलग से टॉपिक होगा किसी दिन। आप फिर लोग कहते हैं जी तुसी आंदे हो जी फिर किसी दिन गल करेंगे, रोज़ाना इतने नए मामला आते हैं, आपको पुराने ख़बरों में दिलचस्पी नहीं रहती। मैं भी फिर कहता हूँ कि जब कोई वक्त आएगा तो मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन हम कमिंग बैक टू दिस पॉइंट, तो ये जो लिस्ट है इसमें कई ऐसे लोग हैं जो बड़े ईमानदार हैं, जिसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि ये लिस्ट जेन्युइन नहीं है। ऐसे भी लोग हैं कि जिनका एक मलिक साहब के साथ बड़ा एक करीबी तल्लक है और बड़ा एक नोन तल्लक है कि लोगों के इल्म में है, ठीक है, उनका तल्लक है। अब उन्होंने कोई ख़ुद जवाज़ तराशियों में है कि मलिक साहब के साथ क्यों अच्छा तल्लक है। ये ऐसी बात नहीं है कि मलिक साहब की सिर्फ शख्सियत उनको पसंद आई, मलिक साहब की दौलत भी उनको पसंद आई होगी। कोई ना कोई एक सॉफ्ट पावर तो है ना, यानी कोई ना कोई बल्कि काफ़ी है, मलिक साहब से ज़्यादा किसकी सॉफ्ट पावर होगी पाकिस्तान में।
तो वो ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जो इस चीज़ से बचते हैं कि मलक साहब से कहीं मुलाकात ना हो जाए, क्योंकि मलक साहब के बारे में ये भी बात आती है कि जो उनको मिल जाता है ना, तो चूंकि मलक साहब इसमें पोटेंशियल है कुछ देने का, तो अगर किसी ने ना मांगा हो तो हो सकता है वो कह दें कि मैंने सही इसकी कीमत नहीं लगाई, ये मांग रहा था, मैंने मैंने कहा कि नहीं इतना नहीं इतना ले लो, तो ये मेरे से नाराज़ हो गया। तो कई लोग इसलिए डर भी रहे होते हैं, जिसमें जर्नलिस्ट शामिल नहीं है, और भी लोग हैं, और साबिक़ किरदार जो है ना वो इस माशरे में पाए जाते हैं। और मैं आपको इस तरह का एक छोटा सा एक वाक़या भी सुनाता हूँ। एक तो जब इफ्तिखार चौधरी का जो बेटा है अरसलान इफ्तिखार, उसका जो केस बना, जब मलिक साहब ने बताया कि बंदा मुन्नू ही लुट के लाया गया और मुझे ब्लैकमेल इसने किया। मलिक साहब को उसने ब्लैकमेल नहीं किया था, लेकिन यह है कि मलिक साहब ने कोशिश की थी कि मैं उसको जितना फेवर कर सकता हूँ, ऑब्लाइज कर सकता हूँ करूँ, ताकि जो है ना उसकी बुनियाद पर उहदे अब्बा जी तक मैं पहुँचा, यानी इफ्तिखार चौधरी तक, जो कि उस टाइम चीफ जस्टिस थे। अब इसमें ये नहीं है कि इफ्तिखार वो जो है अरसलान इफ्तिखार वो इतना को मासूम था, या इफ्तिखार चौधरी को बर वक्त नोटिस नहीं लेना चाहिए था कि भाई मलिक साहब उन्होंने कार अगर सन ला लिए तो उनको पता होना चाहिए था कि क्या हुआ है। तो लेकिन वो एक अलग केस है। लेकिन उसमें जो एक वन मैन कमीशन बना था उसके डॉक्टर शुएब सडल थे, और किसी ने उनको पूछा डॉक्टर साहब को, वो कहते हैं कि मैं तो उस टाइम मुल्क से बाहर था और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे नामजद कर दिया कि ये कमीशन के सरबराह होंगे। तो उन्होंने पूछा जी कि आप फिर क्यों बने, यानी कि आपको इन्होंने पूछे नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इसलिए बना कि मैंने कहा कि ये तासर ना जाए कि कुछ लोग तो जो हैं वो वैसे काने हैं और दूसरे जो हैं उनमें हिम्मत नहीं है। तो कुछ लोग होने चाहिए सोसाइटी में जो लोग इस तरह के लोगों को, ताकतवर लोगों को टेक ऑन कर सकें। तो मैंने वो किया, और उन्होंने मलिक साहब को वाकई टेक ऑन किया, और सो मच कि उन्होंने जो तहकीकात की वो एक स्टेज पे जो इफ्तिखार चौधरी के घर में घुस गए। यानी कि घर में घुसने का मतलब ये है कि जो उनके माली मामलात थे, जो एक कंपनी थी उनके बेटे की, और उसमें इफ्तिखार चौधरी की बेगम और बेटे की जो माँ थी वो भी कोई बोर्ड में शामिल थी। तो एक इन्होंने हर महीने के बाद एक रिपोर्ट पेश करनी होती थी। तो जब उन्होंने जिक्र किया तो हमारे जो महबूब चीफ जस्टिस थे उस वक्त जवाद ख्वाजा, जो कि 1 महीने से कम अरसा के लिए बने थे, इनके पास केस लगा हुआ था। उन्होंने कहा जी बस अभी वो यानी कि जवाद ख्वाजा जो हैं वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे, वो एक कमरा अदालत नंबर 2 थी, उसको वो हेड कर रहे थे। इफ्तिखार चौधरी थे उस टाइम चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा बस जब एक रिपोर्ट आई ना महीने की, जिसमें उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट्स ये वो चीज़ें कराई, मलिक साहब के मामला जो हैं वो भी उन्होंने दिखाए, और साथ ये भी बताया सिर्फ मलिक साहब तक मामला होता तो शायद अदालत आगे चलाती। वो चूँकि उधर चीफ जस्टिस के घर की भी बात आ गई थी, तो यानी कि उसके रिलेटेड भी थी। तो जो जवाद ख्वाजा साहब हैं उन्होंने कहा कि अब जो है ना ये चीज़ साबित हो गई है कि इसमें अदालत इन्वॉल्व नहीं है, ये 2 प्राइवेट इंडिविजुअल्स का काम है। प्राइवेट इंडिविजुअल कौन थे? मलिक साहब और जो इफ्तिखार चौधरी का बेटा। उन्होंने कहा लिहाजा अगर इनका कोई मामला है तो किसी और अदालत में जाएं। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपने आप को बरी उज़िम्मा समझती है, तो वो निकल गए। अब जो इसके रिलेटेड दूसरा वाक़या ना वो एक है जस्टिस भगवान दास, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज भी रहे हैं, कुछ अर्सा कायम मुकाम चीफ जस्टिस भी रहे हैं। तो हिंदू जज थे और बड़े इंटेग्रिटी वाले जज थे। तो एक टाइम उनको ख्याल आया कि वो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की होती है कि एक जगह प्लाट ले लो, उस जगह प्लाट ले लो, और ख़ास तौर पे जब कोई बंदा कोई और काम कर रहा हो तो उसको लगता है जी कि इन्वेस्टमेंट का यही एक सेफ तरीका है जिधर आपको टाइम इतना ना देना पड़े। तो उस टाइम को मेरे ख्याल है कि कोई बैरियर टाउन की भी स्कीम चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं उधर प्लाट ले लेता हूँ। उन्होंने अपने किसी को मुलाजिम को भेजा कि जा पुत्रा जाके ना कोई उधर से कोई फार्म वगैरह लेके आ। अब जो मलिक साहब है यानी कि उनकी भी एक काबी नज़र थी उनके स्टाफ की, उन्हें पता चला किसी तरीके से कोई ना कोई बात हुई होगी जिससे पता चला होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की गाड़ी में गया हो, या उसने कुछ तारफ़ करा दिया हो, कहीं लाइन में लगना पड़ा हो तो उसने अपना कहीं से तारफ़ करा दिया कि भाई मैं जस्टिस भगवान दास के दफ्तर से आया, और उन्होंने कहा कि मुझे फॉर्म चाहिए। वो फॉर्म तो ले गया। उसके बाद जो है भगवान दास साहब जो हैं उनको मलिक साहब की कॉल आई, और उन्होंने बताया कि उन्होंने कहा जी कि आप, मैं मलिक रियाज बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी कि बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके, नहीं कि मैं भी आपकी आवाज़ सुनना चाहता था। मलिक साहब जो हैं नहीं कि हैं तो एक बड़े देव मलाई किस्म के किरदार हैं ना, यानी कि बड़े बड़े ताकतवर लोग जो हैं वो भी उनकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी हुक्म बताएं क्या, यानी कि आपने कॉल की। उन्होंने कहा जी कि वो मुझे पता चला था कि आपको प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, तो जो है यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं आने की या ये वो, तो प्लाट जो है हम आपको दे देंगे।
उन्होंने कहा जी नहीं मैंने इस तरह नहीं लेना, मैं तो भाईजान यानी कि मुझे आपकी ज़रूरत भी नहीं है, मैं तो वैसे ही एक उधर स्कीम आपकी जो अनाउंस हुई है तो मैं उसमें प्लाट के लिए अप्लाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसमें मलिक साहब ने बताया, उन्होंने कहा जी कि आप ही नहीं कि और भी कई लोगों ने ना को लिए हुए हैं या मैं उनको दिए हैं। तो उसमें उन्होंने ना कोई कोई लोगों का नाम भी दिया कि फ़लाँ फ़लाँ जो बंदा है उसको दिए हैं। तो उन्होंने को 3-4 लोगों का नाम लिया था। तो भगवान दास साहब जो है ना उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि जो है ना मैं मलिक साहब थैंक यू वेरी मच, मैं नहीं चाहता कि 5वां बंदा मैं हूँ जिसका आप नाम लें। तो मैं जो अगर मैंने लेना होगा ना तो मैं प्लाट खुद ले लूँगा। फिर उन्होंने वैसे ही जो है ना उसके बाद अपना कोई प्लान ही चेंज कर लिया कि बैरिया में प्लाट लेने का। तो मलिक साहब जो है ना, मलिक साहब की एक पावर तो है, यानी कि उनके पास पैसा है, और बल्कि जिस अंदाज से पैसा आया बल्कि उसको बचाने के लिए भी बाज़ का तो उनको ये जो स्टेक होल्डर्स हैं ना सबके साथ ताल्लुकात, वो चाहते हैं कि ये बंदे खुश रहें। तो लेकिन ये जो लिस्ट है इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़रूर होंगे कोई ऐसे बंदे, इसी में से होंगे कि जिनका कोई अपना किरदार ठीक नहीं होगा। मे बी मैं किसी के बारे में कोई ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, ये मुझे पता है कि कुछ लोग उनके करीब हैं। लेकिन क्या ये सारे इतने, इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पे मुझे इस लिस्ट के असली होने पे एतराज़ है। या और एक और चीज़, एक मामला ये एक दफ़ा कुछ जर्नलिस्ट जो हैं बशमूल आसमा शराजी एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, और उधर ये मामला जब टेकअप हुआ था तो जो सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब के वकील थे वो थे जाहिद साहब, जाहिद बुहारी साहब। जाहिद बुहारी साहब कौन है? अब मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे फ़ौत हो गए। जाहिद बुहारी साहब जो अज़मा बुहारी हैं PMLN की, इनके वालिद थे। तो जाहिद बुहारी साहब ने मलिक साहब की तरफ से या बैरिया की तरफ से जो जवाब जमा कराया था, उन्होंने ये कहा था कि ये लिस्ट जो है ना जाली है, यानी कि दूसरे अल्फाज में कि असल वाली लिस्ट जो है ना वो अभी जारी नहीं की गई। तो नाज़रीन ये गुफ्तगू है, मेरे ख्याल आपकी बोर ना हो गए हो, मैं भी जान छड़ना चाहना, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।